हम अध्ययन कर रहे हैं संधि का। संधि की क्लास चल रही है अपनी। संधि संधि का अर्थ है मेल। तो आइए देखते हैं संधि शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय के योग से संधि शब्द निष्पन्न हुआ है। संधि शब्द जो है उसका अर्थ है परस्पर मेल होना। यहां पर परस्पर मेल किस चीज का है वो देखते हैं। तो हम भाषा का अध्ययन करते हैं, व्याकरण में सबसे ज्यादा जरूरी है वर्ण। तो यहाँ पर वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। तो संस्कृत में हमारी परिभाषा है वर्ण संधानम संधि। वर्ण दो वर्णों का परस्पर मेल ही संधि है। पाणिनीय शिक्षा में एक परिभाषा दी गई है, परः संधि कर्षः संहिता। संधि को संहिता संज्ञा कहा गया है और परस्पर दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। संधि के तीन भेद होते हैं। तीन भेद संधि के कौन कौन से हैं? पहला है अच संधि। अच का अर्थ है स्वर, इसको स्वर संधि भी कहते हैं और अच संधि के नाम से जाना जाता है। दूसरा भेद है हल संधि। हल संधि का दूसरा नाम है व्यंजन संधि। इसका दूसरा नाम है व्यंजन संधि। और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तो अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि जहां पर स्वरों का मेल होता है, अच संधि में केवल स्वरों का मेल होता है। हल संधि में व्यंजन वर्णों का। विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर स्वर या व्यंजन वर्ण बन जाते हैं। अब यहां पर हम विसर्ग संधि का विस्तृत अध्ययन करते हैं। विसर्ग संधि जो है, विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर कोई भी स्वर अथवा व्यंजन बन जाता है। धन का चिन्ह जो है उससे पहले विसर्ग होता है। विसर्ग के चिन्ह के रूप में दो बिंदुएं लगती हैं। विसर्ग के बाद में यदि कोई वर्ण होता है, उस वर्ण के अनुसार इस विसर्ग के स्थान पर स्वर अथवा व्यंजन बन जाते हैं। तो जहां कहीं भी विसर्ग के स्थान पर स्वर या व्यंजन परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि जो है, विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर विसर्ग संधि के कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से भेद हैं वो देखते हैं। तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, ये विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, वह सत्व विसर्ग संधि कहलाती है। जहां विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है वह उत्व विसर्ग संधि कहलाती है। जहां विसर्ग के स्थान पर र बन जाता है वह ऋत्व विसर्ग संधि है। ये तीन परिवर्तन के आधार पर एक विसर्ग का लोप हो जाता है जिसको विसर्ग लोप कहते हैं। इसमें केवल जो विसर्ग है वो लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उसे विसर्ग लोप कहते हैं। एक विसर्ग का लोप होता है और उससे पूर्व वर्ण जो है उसका दीर्घ रूप हो जाता है, तो वह विसर्ग का भेद है विसर्ग लोप दीर्घ संधि। तो इसके पहला प्रकार सत्व, उत्व, ऋत्व, विसर्ग लोप और विसर्ग लोप दीर्घ संधि, ये इसके प्रकार हैं। तो अब हम विसर्ग संधि के इन प्रकारों का अध्ययन करते हैं। तो सत्व विसर्ग संधि क्या है? सत्व विसर्ग संधि जो है उसमें विसर्ग के स्थान पर
शकार बनता है, इसमें दंते सकार ही बनता है। लेकिन इस शकार के बाद में अलग अलग जो दंते सकार, मूर्धन्य सकार हैं और तालव्य सकार है, उनमें रूप बदलते हैं, वो व्यंजन संधि के नियमों के तहत। तो दंते सकार ही बनता है। ये कैसे बनता है? इसके लिए सत्व विसर्ग संधि का सूत्र है विसर्जनीय से स, विसर्जनीय से श। ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि विसर्ग जो है उस विसर्ग के स्थान पर स बनेगा, विसर्ग के स्थान पर स बनेगा और इस स में परिवर्तन होंगे उनके आगे वाले वर्णों के। हमने पहले व्यंजन संधि के भेद पढ़े थे, उनका नियमों का हम यहाँ पर साथ में प्रयोग करेंगे, उसके तहत इनमें बनेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हमारे सामने है विष्णु त्राता। हमारे सामने उदाहरण है विष्णु त्राता। विष्णु शब्द में आगे विसर्ग लगा हुआ है, धन का चिन्ह है और त्राता। यहां पर विसर्ग के स्थान पर हम क्या बना सकते हैं? तो सत्व विसर्ग संधि का नियम कहता है विसर्जनीय से स। और ये विसर्जनीय से स कहां पर होता है कि विसर्ग के बाद में धन का चिन्ह, यानी विसर्ग के बाद में यदि खर वर्ण आते हो। कौन से वर्ण? खर वर्ण। अब ये खर वर्ण कौन से होते हैं? खर वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंते स, यदि ये आते हैं विसर्ग के बाद में खर वर्ण, खर में पहला वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और स, श, श, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंते सकार यदि आते हैं तो वहां पर स करेंगे हम। आ गया नियम समझ में? ये नियम याद होना चाहिए। अब देखते हैं विष्णु त्राता नियम है। अब यहां पर हमारे सामने विष्णु शब्द है और विसर्ग आ गया। त्राता में कौन सा वर्ण आया? तो त्राता में त वर्ण है। त्राता जो है उसमें त, र, आ, त और आता, त्राता ऐसे बनता है। त और र से त्र बना। तो यहां पर जो त वर्ण है और त वर्ग का पहला वर्ण है, यहां पर वर्ग का पहला वर्ण यानी क वर्ग का पहला वर्ण क और ख, च वर्ग का च और छ, ट वर्ग का ट और ठ, त वर्ग का त और थ, प वर्ग का प और फ, ये पहले और दूसरे वर्ण लिए जाते हैं। तो यहां पर त आ गया और विसर्ग है। अब हमारे पास नियम जो हमारा है वो कहता है विसर्जनीय से स। यहां पर हम क्या करेंगे? स वर्ण करेंगे। किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। ये स हमने यहां पर लिख दिया। अब ये स जो है वो आगे तय को देख करके अपना रूप निर्धारित करेगा। तो आगे तय वर्ण जो है वो दंते वर्ण है, तो यहां पर सदंते सही रहेगा। तो संधि क्या बनेगी? विष्णु त्राता। क्या संधि बनी? विष्णु त्राता। यहां पर विष्णु जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर त्रा आगे, तो विसर्ग का श बन गया विष्णु त्राता। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है रामः धन च। यहां पर भी विसर्ग है, आगे च वर्ण है और च वर्ण च वर्ग का पहला वर्ण च वर्ण है। तो यहां पर भी हमारा नियम विसर्जनीय से स लगेगा कि विसर्ग के बाद में यदि खर वर्ण वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो तो
तो चैवर्ण है, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर हम स करेंगे। ये हमने स बना दिया। अब यहाँ पर स के बाद में आगे वाला वर्ण देखेंगे और उसके अनुसार हम इसे स का निर्धारण करेंगे। तो चैवर्ण, चैवर्ण यदि स के बाद में च आता है तो हम ष्टुत्व संधि का नियम लगाते हैं और यहाँ पर दंत्य सकार की जगह तालव्य सकार बनेगा और उदाहरण में संधि बनेगी रामश्च। संधि बनी रामश्च। रामश्च के बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो हमारे सामने उदाहरण है धनुः टंकार है। धनुः टंकार है। धनु टंकार जो है इसमें धनु में विसर्ग हो गया। टैवर्ण, टैवर्ण का पहला वर्ण टैवर्ण है, तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर हम स करेंगे और स के बाद में टै होने के कारण ष्टुत्व संधि का नियम लगेगा। ष्टुत्व संधि से यहां पर मूर्धन्य श बनेगा और हमारे संधि बनकर आएगी धनुष टंकार है। धनु टंकार है, धनुष टंकार है। ये हमारे सामने ये सत्व संधि का नियम आया। एक उदाहरण और देखते हैं। अगला उदाहरण है निहि धन छल। निहि धन छल, यहां पे छ दूसरा वर्ण है, विसर्ग है। विसर्ग के स्थान पर श किया, श के बाद में छ आने के कारण यहां पर नियम लागू होगा ष्टुत्व संधि का। ष्टुत्व संधि में हम तालव्य सकार करते हैं। तो ये हमारे सामने बन गया निश्चल। क्या बना? निश्चल बन गया। छल के विसर्ग है निश्चल, तो ये निश्चल बन गया। ये हमारे सत्व विसर्ग संधि के उदाहरण हुए। अगला उदाहरण देखते हैं। नमः धन ते। नमः में विसर्ग के बाद में तय वर्ग का पहला वर्ण तय वर्ण यहां पर दिया हुआ है, तो विसर्ग के स्थान पे स किया हमने और आगे त दंत है तो दंते सही रहेगा और हमारे सामने बना नमस्ते। अगला उदाहरण है कह धन चित। कह के बाद विसर्ग च वर्ण, च वर्ण च वर्ग का पहला वर्ण च वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान पर हमने दंते स किया और च वर्ण होने के कारण ये स तालव्य स बन जाएगा और संधि होगी कश्चित। एक उदाहरण और देखते हैं। पुनः धन च। विसर्ग के बाद में च है तो दंते सकार और दंते सकार च के कारण तालव्य स में बदल जाएगा, तो हमारे सामने रूप बनेगा पुनश्च। ये संधि पुनश्च में हो गई हमारी सत्व विसर्ग संधि। एक उदाहरण और देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारे सामने हरि धन चंद्र। हरि धन चंद्र, यहां पर विसर्ग और च है। विसर्ग के स्थान पर हमने किया श, च होने के कारण बनेगा तालव्य स, तो बनेगा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र है। ये हमारे सत्व विसर्ग संधि के उदाहरण हुए और हमने यहां पर संधि कार्य किया। तो हमने विसर्ग के सत्व विसर्ग संधि रूप में उदाहरण देखे। विष्णुस्त्राता, रामश्च, धनुष्टंकार है, निश्चल,
नमस्ते, कश्चित, पुनश्च, हरिश्चंद्र। ये हमने संधि कार्य किए। अब हम देखते हैं कि संधि विच्छेद कैसे, इनको आप लिख करके याद करेंगे। अब हम देखते हैं कि संधि विच्छेद जो है वो किस प्रकार किया जाएगा। तो हम सत्व विसर्ग संधि के ही संधि विच्छेद कार्य को देखते हैं। दो उदाहरण देखते हैं, उनमें अच्छे से समझ में आएगा। तो उदाहरण है हमारे सामने, गावश्च। संधि विच्छेद क्या होगा? गावः धन च। एक और देखते हैं, हरिस्त्राणः। हरिस्त्राण जो पद है इसमें हरि और त्राण, तो विसर्ग के स्थान पर स बनेगा तो हरिस्त्राण है हो जाएगा। हरि धन त्राण, ये हरिस्त्राण बन गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं। अगला है रक्तस्य। तो यहां पर रक्तस्य में रक्तः धन च, तो यहां रक्तस्य विसर्ग के स्थान पे सकार बन गया। अब यहां पे विसर्ग के बाद में च है, तो यहां पर दंते शकार के स्थान पर तालव्य शकार बना। यहां पर विसर्ग के बाद में त है तो दंते शकार ही रहा। यहां पर दंते शकार के स्थान पर तालव्य शकार बना। ये हमने सत्व विसर्ग संधि के उदाहरण देखे। आपको समझ में आएगा सत्व विसर्ग संधि। इसके बाद में सत्व विसर्ग संधि के बाद हम अगली संधि पढ़ेंगे। लेकिन एक सूत्र है वासरी, जो ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में शकार आता है, विसर्ग के बाद में शकार, जैसे विसर्ग के बाद में यहाँ पे चकार आया, तकार आया, चकार आया, ऐसे यदि शकार आता है तो वहां पर हम कौन से नियम को लागू करेंगे? तो वासरी नियम कहता है कि वहां पर हम वा अथवा का नियम लगा सकते हैं। अथवा के नियम से कि वहां पर हम इस सकार का प्रयोग भी कर सकते हैं अथवा विसर्ग का विसर्ग ही रहने देते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है हरि धन सेते। अब ये उदाहरण कहता है विसर्ग के बाद में श, तो हमारे पास नियम क्या है कि यदि खरवर्ण आता है तो श श भी आते हैं और वर्ग का पहला दूसरा वर्ण भी आता है। यहां पर तालव्य स का प्रयोग है, विसर्ग के स्थान पर हम दंत स का प्रयोग करते हैं हमारे नियम के अनुसार। अब वासरी नियम कहता है कि आप दोनों काम कर सकते हैं, कि आप सकार भी कर सकते हैं और विसर्ग का विसर्ग भी रहने दे सकते हैं। तो पहले तो हम विसर्ग का विसर्ग रखते हैं, हरि सेते, अथवा विसर्ग के स्थान पर हम सकार का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर सकार का यदि आप प्रयोग करते हो तो दंते सकार विसर्ग के स्थान पर हो गया, लेकिन इस दंते सकार को आप क्या दंते सकार ही रखेंगे? नहीं, क्योंकि आगे हमारे पास तालव्य सकार है तो ये भी तालव्य सकार में बदल जाएगा, क्योंकि हमने व्यंजन संधि में नियम पढ़ा है शुत्व संधि का। तो यहां पर ये तालव्य सकार हो गया, हरीश शेते बन गया है। इसके अलावा एक उदाहरण दूसरा और देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे सामने, निहि धन संदेह। निहि धन संदेह जो पद है इसमें विसर्ग के बाद में शकार आया तो हमने विसर्ग के स्थान पे स बना दिया। अब क्या बनेगा? नियम कि आगे यदि विसर्ग के बाद में सकार आ रहा है तो हम वासरी नियम का प्रयोग करेंगे, और वासरी कहता है कि सत्व का आदेश भी कर सकते हैं अथवा विसर्ग का विसर्ग भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने विसर्ग का विसर्ग रख दिया,
निसंदेह। अथवा सकार का प्रयोग करते हैं तो मध्य में हम सकार लगा देते हैं, ये निसंदेह है। एक उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण है नृपः धन षष्ठः। नृपः धन षष्ठः है। नृपः धन षष्ठः है का संधि बनाते हैं तो क्या बनेगा, दोनों वाला नियम लगेगा कि अथवा का प्रयोग कर सकते हैं, विसर्ग का विसर्ग रख सकते हैं या सत्व कर सकते हैं। तो पहले विसर्ग का विसर्ग नृपः षष्ठः, और यदि सकार का प्रयोग करते हैं तो विसर्ग के स्थान पर दंते सकार, आगे मूर्धन्य होने के कारण ष्टुत्व संधि का नियम, और रूप बनेगा नृपषष्ठ। नृपषष्ठ मूर्धन्य अर्धाक्षर श का प्रयोग कर दिया जाता है। नृपषष्ठ। ये हमारा सत्व विसर्ग संधि का बिंदु समाप्त हुआ। घर पर इसकी तैयारी करेंगे, और सत्व विसर्ग के बाद दो नियम हमने याद देखे। अब इनका अध्ययन एक बार देखते हैं दोबारा हम कि गावश्च का संधि विच्छेद गावय दंच, हरित्राण का हरिदंत्राण, रक्तश्च रक्तः दंच। इसी प्रकार वासरी के तीन नियम हरि धन सेते, हरि सेते और हरिष्यते। निधन संदेह का निसंदेह और निसंदेह। नृपः धन षष्ठ का नृपषष्ठ, नृपषष्ठ। ये उदाहरण हमने देखे। तो आइए अभ्यास करते हैं। उदाहरण है हमारे सामने कह त्वम। विसर्ग का प्रयोग हो रहा है इसलिए विसर्ग संधि होगी। विसर्ग में नियम देखें तो विसर्ग के बाद में त वर्ण प्राप्त हो रहा है, तो नियम लगेगा विसर्जनीय से स, अर्थात विसर्ग के बाद में यदि पहला दूसरा वर्ण और तालव्य मूर्धन्य दंते सकार यदि आते हैं तो उनके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर हम दंते स का प्रयोग कर देते हैं और वैसे का वैसे रखते हैं। तो यहां पर दंते स का प्रयोग होकर कस्तुम बन जाएगा। चतुः धन टीका, विसर्ग के बाद में टकार आ रहा है तो यहां पर भी विसर्ग का स बनेगा। दंते स जो है वो टय के कारण मूर्धन्य शकार में बदल करके रूप बनेगा चतुष्टिका। निस्वार्थ, यहां पर विसर्ग के बाद में स, तो विसर्जनीय स नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में खर वर्ण अर्थात किसी भी वर्ण वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तालव्य सकार, दंते सकार, मूर्धन्य सकार हो तो वहां पर हम दंते सकार का प्रयोग कर उसके अनुसार नियम कर देते हैं। लेकिन वासरी नियम जो था हमारे सामने वो भी ये कहता है कि हम विसर्ग का विसर्ग भी रख सकते हैं, तो इसके दो रूप बनते हैं। निस्वार्थ अथवा निस्वार्थ। प्रातः काले, प्रातः काले शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। कुपो कह पहुंचे कहता है कि उपदमानी और धीमा मूल्य जो विसर्ग के बाद में वर्ण होते हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे प्रातः काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मन है कामना परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। मन है कामना, मनः कामना बिना किसी परिवर्तन के होता है। बहुत से लोग मनोकामना बनाते हैं इसका, लेकिन मन है कामना का मन है कामना ही होता है, कोई परिवर्तन। नमः धनकार, यहां पर नमः पुरः जो शब्द है उनकी गति संज्ञा होती है और एक अलग नियम है। वो कहता है कि नमन के बाद में यदि हम जोड़ते हैं तो विसर्ग के स्थान पर दंते सकार का प्रयोग कर देते हैं और यहां पर बन जाएगा नमस्कार। आविष्कार है, इसमें भी आविधन कारक का बना दिया हमने, आविष्कार है। अब ये आविष्कार है क्यों बना,
यहां पर नियम है कि यदि विसर्ग से पहले ई अथवा ऊ है और उसके बाद में यदि हम जोड़ते हैं तो ई ऊ के बाद में विसर्ग जो है उसका मूर्धन्य शकार बना दिया जाता है। तो यहां पर हो गया। इसी प्रकार निधन फलम का निष्फलम हो गया। यहां पर भी ई ऊ के बाद में विसर्ग हो तो उसका मूर्धन्य शकार बना दिया जाता है। ये हमने कुछ उदाहरण देखे जिनसे हमने संधि करना सीखा। आगे अब हम कुछ उदाहरणों का संधि विच्छेद करके देखते हैं। हमारे सामने पद है मुनिस्तु, इसका संधि विच्छेद देखेंगे तो बनेगा मुनि धन तु। यहां पर दंत्य शकार के स्थान पर विसर्ग बन गया। निशुल्कम, इसमें बिना किसी परिवर्तन के नि धन शुल्कम, इसका संधि विच्छेद बन जाएगा। मनः प्रसाद का भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, मनः धन प्रसाद बन जाएगा। पुरुष करोति, पुरः धन करोति, क्योंकि नमः और पुरः की गति संज्ञा होती है और उनके साथ जुड़ने पर दंत्य सकार होता है और दंत्य सकार के स्थान पर संधि विच्छेद में हमें विसर्ग बना दिया। दुष्कृतम, तो विसर्ग बन जाएगा दुह धन कृतम। ये हम संधि विच्छेद बना रहे हैं। निष्प्रभाव है निहि धन प्रभाव। ये हो गया हमारा सत्व विसर्ग संधि, पहला संधि का बिंदु। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मैं विकास शर्मा, धन्यवाद। एवी ज्ञान अविनिका चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।